Hello everyone, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व ही करवाए, जिसका पार्ट 2 आपको अब करवा रही हूँ। राष्ट्रीय शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि एक राष्ट्र की शक्ति, एक राष्ट्र अपने प्रभाव क्षमता के द्वारा जितना जल्दी दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर लेता है, उतना ही राष्ट्र वो शक्तिशाली है। इसी के साथ मैंने आपको राष्ट्रीय शक्ति के तत्व करवाए थे, जिसमें मैंने आपको भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या करवाए। अब मैं नेक्स्ट तत्व आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले है सैन्य क्षमता, फिर मनोबल, नेक्स्ट तकनीकी, नेक्स्ट विचारधारा एंड लास्ट नेतृत्व। सबसे पहले बात करेंगे हम सैन्य क्षमता की। देखिए, सैन्य क्षमता सबसे इम्पोर्टेंट तत्व किसी भी राष्ट्र देश के लिए। जिस देश के पास सैन्य क्षमता मजबूत है, सेना संगठित है, सेना में बल है, या फिर जो सेना शक्तिशाली है, वो राष्ट्र प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सैन्य क्षमता में हम किन किन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या किन किन बातों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले है युद्ध तकनीक। देखिए, तकनीक जो है, टैक्ट जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार हमें युद्ध करने का सब कुछ पता है, लेकिन उसकी तकनीक नहीं पता कि युद्ध कब करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, या कोई हमारे पर आक्रमण करता है तो हमने उसका मुकाबला कैसा करना चाहिए। एक ट्रेनिंग होती है। तो जिस राष्ट्र की सेना के पास टेक्निक है युद्ध करने की, वो राष्ट्र शक्तिशाली है, जिसको पता है कि मैंने किस समय में क्या टेक्निक यूज़ करनी है। दूसरी बात है सशस्त्र सेना। सेना कितने शस्त्र हैं, सेना कितनी बलशाली है, सेना के पास कितनी अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे पास हथियारों का जखीरा कितना है, ये सब डिपेंड करता है। अगर हमारे पास इनकी कोई कमी नहीं है तो हम शक्तिशाली हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ हम इसके अंदर जो देखते हैं वो है सैनिक नेतृत्व। देखिए, नेतृत्व जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक नेता जितना प्रभावशाली होता है, जितना शक्तिशाली होता है, वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। तो सेना का नेतृत्व करने के लिए जो हमारा सेनापति है, उसका नेतृत्व कैसा है, कौन किस समय में वो क्या डिसीज़न लेता है, सेना को क्या गाइडलाइंस देता है, सेना को कैसे वो हैंडल करता है, ये सब डिपेंड करता है नेतृत्व पर। अगर सेना को नेतृत्व अच्छा दिया जाता है, सेना के सामने सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सही समय पर सही निर्णय लिए जाते हैं, तो वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोबल। देखिए, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से जिंदा हैं, अपने आप को स्ट्रोंग रखते हैं, तो हमारा मनोबल शक्तिशाली है। अगर हम मन से ही हार चुके हैं, हमने अपनी हार मान ली है, हम दूसरे के सामने पहले ही घुटने टेक चुके हैं, तो हम शक्तिशाली नहीं हैं। जितना हम मन से शक्तिशाली होंगे, उतने ही अधिक हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होगा। जैसा कि भारत पाक युद्ध में भारत की जीत उच्च मनोबल का ही परिणाम था। जैसे कि भारत 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जीत हासिल की, कारगिल में भी हमने पाकिस्तान से जीत हासिल की, उरी और पठानकोट पर भी हमले हुए तो हमने डटकर मुकाबला किया। मीन्स हमारी सेना का मनोबल उच्च था, हमारी जनता का मनोबल उच्च था, हमारे में देशभक्ति और निष्ठा का एक अलग ही आलम था। तो जो मनोबल होता है, वो बिना किसी शस्त्रों के एक दिल को जो एक दृढ़ निश्चय हमें देता है, वो हमें शक्तिशाली बनाता है। और एक राष्ट्र की सेना जनता में जितना मनोबल उच्च होगा, वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। एंड नेक्स्ट है तकनीक। तकनीक मीन्स टेक्नोलॉजी। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। बिना टेक्नोलॉजी के कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। जिस राष्ट्र के पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो राष्ट्र शक्तिशाली है। अब तकनीक के अंदर हम लेते हैं सैनिक तकनीक। सैनिक तकनीक मतलब आजकल जो है, सेना के अस्त्र शस्त्र इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि हम अगर अपने कमरे में बैठ के बटन दबाते हैं तो युद्ध भी शुरू हो सकता है, सामने वाले को हराया जा सकता है। तो सब रिमोट से चलने लगा है। एक राष्ट्र जितना अधिक टेक्निक उसके पास है, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेते हैं संचार तकनीक, यानी कि कम्युनिकेशन की जितनी ज़्यादा टेक्निक्स हमारे पास हैं, हमें उतनी ही जल्दी
समाचार मिलते हैं, उतनी ही जल्दी हम एक्शन करते हैं। तो संचार तकनीक, आजकल आप देखते हो कि मीडिया कितना प्रभावशाली हो चुका है। कहीं भी कोई छोटी सी घटना घटती है, हमारे तक पहुंच जाती है। ऐसे ही एक राष्ट्र के पास संचार की टेक्निक जितनी प्रभावशाली है, जितनी ज़्यादा है, वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली है। एंड लास्ट हम तकनीक के अंदर लेते हैं औद्योगिक तकनीक। जिस राष्ट्र के पास उद्योग धंधों के मामले में टेक्निक्स हैं, मशीनीकरण का युग है, उद्योगों में मशीनें चलती हैं, जितनी ज़्यादा हमारे पास मशीनें होंगी, हमारा उतनी जल्दी व्यापार होगा, आयात निर्यात होगा, वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। तो टेक्निक के अंदर हम सैनिक टेक्निक भी लेते हैं, संचार टेक्निक भी, औद्योगिक टेक्निक भी। कहने का मतलब हर फील्ड के अंदर आज टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टेक्नोलॉजी का युग है। जितनी ज़्यादा टेक्निक हमारे पास है, राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली है। और हमारे पास टेक्निक नहीं है तो हम आज के युग में पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट है विचारधारा। विचारधारा मीन्स हमारी सोच, हमारी थिंकिंग कैसी है। एक राष्ट्र के मूल्य, विचार, आस्था ही विचारधारा है। जैसे गांधीवाद, फासीवाद, यानी कि एक राष्ट्र की जैसी सोच है वही उसके विचार हैं, वही उसकी विचारधारा है। गांधी ने जो विचार दिए वो गांधीवाद कहलाए, और हिटलर ने जो विचार दिए, मुसोलिनी ने जो विचार दिए, हिटलर ने जो विचार दिए वो नाजीवाद कहलाए, और मुसोलिनी ने जो विचार दिए वो फासीवाद कहलाए। तो जो विचारधारा स्ट्रोंग है, जो विचारधारा व्यवहारिक है, जिस विचारधारा से राष्ट्र को फ़ायदा होता है, राष्ट्र को प्रभावशाली तरीके से राष्ट्र अपने विचारों को प्रेजेंट कर पाता है, उस राष्ट्र की विचारधारा ही उस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाती है। जैसे भारत में हम आज भी गांधीवाद को प्रासंगिक मानते हैं। फासीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद, ये विचारधाराएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और इन विचारधाराओं ने एक राष्ट्र को शक्ति के दम पर शक्तिशाली बनाया। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेतृत्व। जैसा कि मैंने बताया कि जितना अच्छा नेतृत्व होगा, एक राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, उतनी ही अपनी मंजिलों को पार करेगा। नेतृत्व का नाम लेते हैं तो हमारे सामने नाम आते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हिटलर, माओ त्से-तुंग, रूजवेल्ट। बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्र को चरम उन्नति पर लेके गए। भारत में हम जब भी बात नेतृत्व की करते हैं तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को हम भूल नहीं सकते। अगर हम जर्मनी की बात करें तो हिटलर का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो माओ को नहीं भूल सकते, और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो रूजवेल्ट को नहीं भूल सकते, क्योंकि इन राष्ट्रों ने, इन नेताओं ने या फिर ऐसे नेतृत्व ने राष्ट्र को ऊंचा लेकर गए और राष्ट्र को प्रगति के चरम पर पहुंचाया। इसलिए एक राष्ट्र के शक्तिशाली होने में इन तत्वों का अहम योगदान होता है। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व आपके फिनिश हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं और राष्ट्रीय शक्ति की साधन लेकर आएंगे। थैंक यू।